नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जिसकी परीक्षा आपकी 6 नवंबर को होने वाली है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपको प्रतिदिन क्लास मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है आपका वो कवर करवा रही हूँ। उसी के क्रम में मैंने आपको स्वर की जो क्लासेस है वो दे दी है। एक क्लास फैक्ट के रूप में गई है और दूसरी क्लास जो है स्वरों से बनने वाले सभी प्रश्न पर आधारित क्लास मैंने अपलोड की है। तो आपने उसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लासेस लेने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करते रहिए। चलिए आज की क्लास हम देखने वाले हैं। आज की जो क्लास है वह व्यंजन है और व्यंजन के सभी फैक्ट हम एक ही क्लास में देखने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो आपको 30 नंबर पूरा दिलवाना है आपकी परीक्षा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो व्यंजन का जो पहला स्लाइड आपके सामने है, देखिए व्यंजन। व्यंजन की एक परिभाषा देखते हैं हम पहले। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इसके पहले आपने देखा था तो जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार से व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे आप व्यंजन का इस्तेमाल करें या ना करें, स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो स्वर हैं उनकी सहायता से ही व्यंजन बोले जा सकते हैं, यानी व्यंजन जो है वो स्वर पर आश्रित है किंतु स्वर जो है वो स्वतंत्र है। यह दो अंतर हो जाता है मुख्य रूप से आपका स्वर और व्यंजन में। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि हिंदी में व्यंजन की संख्या जो है वो 33 है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप एकदम स्पष्ट तौर पर जवाब दीजिएगा 33, यानी कि 33। यह एकदम सही है। और व्यंजन के प्रकार, यानी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन की मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार होते हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं? वो प्रकार आपके हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये जो है आपके 3 प्रकार है जिससे हम व्यंजनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो हम आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आप बताइए कि जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम ये क्लास लेकर के आए हैं। स्पर्श व्यंजन कहिए, वर्गीय व्यंजन कहिए, दोनों एक ही हैं। आप जानते हैं का से लेकर के माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्यों? का ख ग घ अंग, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग आपका ये पहला वर्ग हो जाता है, आपका का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद आपका टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं इन्हीं को आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन वर्णों को बोलते वक्त, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करने में जिह्वा मुख का कोई ना कोई भाग अवश्य स्पर्श करे उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जी हाँ मित्रों, यानी स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहने के पीछे कारण यह है कि हमारी जो जीभ है वह मुख के विभिन्न भागों को टच करती है। शब्दों के उच्चारण में वाक्यों को जब आप बोलते हैं तो एक एक वर्ड का उच्चारण स्थान जो है वो निर्धारित है और जिह्वा जहाँ पर टच करती है उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम व्यंजन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, उसके उच्चारण स्थान। चलिए अब आप देखिए व्यंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है उच्चारण स्थान। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान आप बताइए कौन से वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए आपको हम एक सूत्र याद करवाते हैं। थोड़ा सा संस्कृत का सूत्र है लेकिन आपको याद हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अकुह, देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, क्या है ये? नाम कंठा। यह एक सूत्र है संस्कृत का, आपको याद करने में से दिक्कत होगी। देखिए आप ये सोचिए कि अकुह का क्या मतलब हो जाता है? आ और का वर्ग। का वर्ग यदि आपसे कहीं वर्ग नाम ले लिया जाए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो आप का वर्ग का तात्पर्य ये समझिए का खा गा घा अंगा, यानी पांचों वर्ड उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो है वो सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ
का वर्ग पूरा और आपका हा जो है, तथा विसर्ग, विसर्ग यानी अंग और आहार, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ से है। यानी जब इसका उच्चारण करते हैं आप तो कंठ भाग से अत्यधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, जिससे इससे माना जाता है कि इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे चा वर्ग। जी हाँ मित्रों, यदि आपको तरफ चा वर्ग से इंडिकेशन किया जाए तो आप समझिए कि चा छा जा झा इया, इसका भी एक सूत्र है इचु यशा नाम तालु। यह संस्कृत का है। मूलतः आप जानते हैं कि जो हिंदी है उसकी जननी संस्कृत है, आदि जननी है संस्कृत, तो उसी से निकल कर आई है। इसलिए इसका जो सटीक और शुद्ध भाषा में एक सूत्र है इचु यशा नाम तालु, मैं आपको संस्कृत न पढ़ा करके ये बताऊंगी। ई चू यानी कि चा वर्ग और या और यशा, इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु होता है। तो आप इसे जरूर याद करते रहिए। आप इस हमारा पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप उस पीडीएफ से इस उच्चारण स्थान को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। यह एक ट्रेंड होता है उच्चारण स्थान पूछे जाने का, तो आपसे यह प्रश्न गलत बिल्कुल भी ना होने पाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं टा वर्ग को। टा वर्ग में आते हैं टा ठा डा ढा अड़ा, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। इसके अलावा री से ऋषि और टा वर्ग, और आपका ये रा से रस्सी और ये वाला शा, इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। यानी शा से षटकोण जिसे आप कहते हैं, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। जिह्वा मूर्धा को टच करती है। मुंह में हमारे जो होता है वो तालु से थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है वह मूर्धा कहा जाता है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। ट ठ ड ढ अड़ा, आप स्पष्ट तौर पर उच्चारण करके इसका पता लगा सकते हैं। चलिए अब आप बताइए ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता वर्ग बोला जाता है दंत वर्ग से कहा जाता है। दंत उच्चारण स्थान का होता है, क्योंकि जिह्वा इन वर्णों के उच्चारण में दांत को स्पर्श करके आगे पीछे होती रहती है। यानी त थ द ध न, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए ता का उच्चारण स्थान क्या है, था का क्या है, दा का धा का सबका, तो आप बता देंगे इसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी दांत। तो बहुत स्पष्ट हुआ होगा। ऋतु रसा नाम दंता, यानी आपका ता वर्ग हो जाएगा, और ला उसके साथ ही साथ ये वाला शा, इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत होगा। मित्रों, 3 सा हैं और तीनों के अलग अलग उच्चारण स्थान है, और वही उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। अब आप बताइए पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये पूरे पा वर्ग का उच्चारण स्थान, पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओठ है, क्योंकि इनके उच्चारण में आप देखेंगे पा बोलिए, आपके दोनों होठ आपस में आकर के चिपकते हैं। प फ ब भ म, स्पष्ट है ना? आपको उच्चारण में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप देखिए इसमें क्या है। आगे कुछ फैक्ट के रूप में दिए गए हैं। आप जानते हैं आपकी ये फैक्ट की क्लास होने वाली है। इसके बाद एक इस पर आपका आएगा एमसीक्यू, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, आप जरूर देखिएगा उसको भी। अब चा छा जा और झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जी मित्रों, ये व्यंजन जो है आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत तो शामिल है ही, साथ ही साथ इन चारों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब आप देखिए जो पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, या, अड़ा, ना और मा को नासिक व्यंजन भी कहा जाता है और पंचमाक्षर भी कहा जाता है। नासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके उच्चारण में नाक से प्राणवायु निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है। और चूंकि ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर भी। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आप या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये भी आपके वर्णमाला में शामिल हैं। आपका बचता है या और वा। या और वा को कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। यहाँ पर आधा स्वर होना चाहिए, यानी आधा सा होना चाहिए। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। आप इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो आप एकदम स्पष्ट तौर पर याद रखिए कि या और वा जो है वो अर्ध स्वरों की श्रेणी में आते हैं। और विशेष है रा। रा को प्रकंपित और लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको ना? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है रा को।
उसके अलावा ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक, क्योंकि आप जब ला बोलते हैं तो जीभ थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ला को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। ये फैक्ट आप जरूर याद रखिए, परीक्षा में से हूबहू आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका जो शा और हा, ये चारों तीनों शाह और हा ये हैं, इनको कहा जाता है आपका ऊष्म व्यंजन का। क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन, यानी इनके उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, अत्यधिक ऊष्मा बाहर निकलती है। और स्पेशली ये देखिए यहाँ पर हा को काकल्य और स्वर तंत्री व्यंजन कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से स्वर तंत्री या फिर काकल्य व्यंजन कौन सा है, तब आप वहाँ पर बिना कंफ्यूजन के जवाब देंगे हा। जी हाँ मित्रों, कभी कभी क्या करता है कि हा भी दे देगा और बगल में आपका डा दे देगा और ये डा दे देगा, मतलब ताकि थोड़ा सा आप जल्दबाजी में हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर डा दिया हुआ है, कड़ा दिया हुआ है, कि हा दिया हुआ है, और किसी पर भी आप टिक लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और उसका सही जवाब देना है। फिर आके हमारे चैनल के इसी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि हाँ, आपका पढ़ाया हुआ हमारे इस पेपर में आया हुआ है। चलिए, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और कौन कौन से वर्ण मिलकर उन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है उसे आप देखिए। ये जो छा से क्षत्रिय है आपका, इसका निर्माण होता है का और शा, मूर्धन्य शा को मिलने से, यानी का में हलंत लगा होता है, यानी का जो होता है बिना स्वर के होता है, मूर्धन्य शा पूरा होता है, तब आपके निर्माण होता है इस छा से क्षत्रिय का। त्रा से त्रिशूल में ता होता है, यानी ता से तकली होता है, और रा से रस्सी, ये है तो ता जो होता है वो आपका आधा होता है, रा पूरा होता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा वर्ण जो है वो आधा होता है और कौन सा पूरा होता है, तो हमेशा जो है वो आपका ये जवाब निश्चित होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं वो आपने पढ़ा था, जैसे ही पढ़ा था वैसे जवाब दे रहे हैं। इसी प्रकार से ज्ञा जो है वो जा और या के मिलने से बना हुआ है, और श्रा शा और रा के योग से बना हुआ है। अब आपका ड़ा और ढा, इनको क्या कहा जाएगा, ड़ा और ढा को कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन, और इन्हें ही द्विगुण व्यंजन भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विगुण। द्विगुण और उच्छिप्त दोनों एक ही हैं। देखिए द्विगुण यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आता आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, वो सभी के लिए अलाउ है, तो आप उसमें मैसेज करिए, आपके कन्फ्यूजन को तुरंत क्लियर किया जाएगा। तो ड़ा और ढा जो है वो उच्छिप्त व्यंजन है, जिन्हें की द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब आप बताइए अयोग वाह किसे कहते हैं। अ धन योग, जो वर्ण न ह्रस्व हो न व्यंजन, न ह्रस्व हो न व्यंजन, लेकिन फिर भी साथ साथ चलते हैं, उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। यानी साथ न होने पर भी जो साथ चलते हैं उन्हें कहा जाता है अयोग वाह। और इस प्रकार के वर्ण जो है वो दो ही हैं, अंग और आहा, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अब एक बार इसको जान लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए तो आप स्पष्ट तौर पर जवाब दें। इसका कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 पूछे, बताएं आप उसको उच्छिप्त व्यंजन पूछे तो 2, और संयुक्त व्यंजन कहा जाए तो 4 जवाब दीजिएगा, और व्यंजन पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि 33 हैं, और अयोग वाक्य की संख्या पूछे तो आप जवाब देंगे कि 2 हैं, और कुल वर्ड यदि पूछे तो क्या जवाब देंगे 52, यानी कि 52। इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे व्यंजन को प्राण एवं शक्ति के आधार पर बांटा गया है। तो प्राण एवं शक्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ मित्रों, पहला भाग आपका हो जाता है अल्प प्राण और दूसरा भाग हो जाता है महाप्राण। यानी किस वर्ण के उच्चारण में प्राण का तात्पर्य होता है वायु, मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है तो उसे आप कह देते हैं अल्प प्राण, और जिस वर्ण के उच्चारण में वायु अत्यधिक मात्रा में बाहर की तरफ निकलती है तो उसे आप कह देंगे महाप्राण। तो उसके आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जी हाँ मित्रों, ये देखिए एक चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रत्येक, ये देखिए वर्ग दिया गया हुआ है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग है आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं आपके। ठीक है मित्रों, और उसके बाद आपका ये अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण और अंतस्थ जो है वो या रा लावा को कहा जाता है। महाप्राण और ऊष्म कहा जाता है, शाखा शाहा को कहा जाता है। एक कोड है, यानी 135
देखिए 135 अंतस्थ अल्प प्राण, 24 ऊष्म महाप्राण। इससे आप समझ नहीं पा रहे होंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। 135 और अंतस्थ, 135 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर दिया गया हुआ ना, ये क्रम संख्या 135, 135 हो गया, उसके बाद आपको ये हो गया अंतस्थ, ये अल्प प्राण है। 135 का तात्पर्य हुआ प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और अंतस्थ यानी कि या रा ला वा, ये जो भी हैं ये सारे अल्प प्राण है। 135 और अंतस्थ आप याद करिए, 135 और अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण है। उसके अलावा 24 और ऊष्म जो है वो महाप्राण है। अब आप देखिए 24 और ऊष्म, तो 24 कैसे, 24 का तात्पर्य हुआ ये दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। उसके अलावा ऊष्म, ऊष्म आपका आ जाता है शाखा शाहा, ये जो है आपके महाप्राण हैं। याद हुआ आपको, 135 अंतस्थ अल्प प्राण और 24 ऊष्म महाप्राण। यह एक ट्रिक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अब आप बताइए, नाद एवं आवाज के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो नाद का तात्पर्य होता है घोष, आवाज या फिर झनकार। तो यानी जिसमें आवाज के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, झनकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है वर्ण को, 2 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया है अघोष, जिसे कि आप सघोष भी कहते हैं, अघोष कहेंगे, और दूसरे को कहेंगे सघोष या फिर घोष। यानी सघोष और घोष जो है वो दोनों एक ही हैं, और आपका ये अघोष है। यानी अघोष और सघोष, सघोष को ही घोष भी कहते हैं। आप कंफर्म हो लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी सघोष और घोष के बीच में। यानी अघोष का तात्पर्य होता है अर्थात आ धन घोष, यानी झंकार नहीं हो, और सघोष का तात्पर्य होता है साथ में घोष, यानी साथ में जिसके झंकार हो या फिर घोष हो, उसे कहेंगे सघोष। तो आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए स्वरों की संख्या कितनी यहाँ पर, एक बार हमने रिवीजन कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये है स्वर अ आ इ ई उ रे री ए ऐ ओ औ। अंग आहा तो आपका आएगा नहीं, अंग आहा जो होगा वो आपका आएगा अयोग वाह के अंतर्गत। हमेशा इस बात को याद रखिए, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोग वाह हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 द्विगुण व्यंजन हैं। उसके अलावा कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर एक चार्ट फिर से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ट अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया हुआ, 5 वर्ग लिखे गए हैं। बहुत ही बढ़िया चार्ट, और ये पीडीएफ कहें तो हमारे चैनल के द्वारा बनाया गया है। आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मित्रों आप कोई नोट्स बनाते हैं तो जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना ही आपको इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, उसी प्रकार से हमारा ये पीडीएफ है। आप इसे देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ने के लिए एक बार बेकरार हो जाएंगे कि जरूर पढ़ेंगे। तो आप अवश्य इस पीडीएफ को प्राप्त करें, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। और हाँ, आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम बहुत ही अच्छी क्लास के साथ। तब तक हमारे चैनल पर जो भी क्लासेस अपलोड हैं, हिंदी, व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था आदि जो भी क्लासेस हैं वो सभी की सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखते रहें। और आज है विजयदशमी, तो आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्य पर असत्य कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और आप जानते हैं आज के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध किया था। राम जो थे वो सत्य के प्रतीक थे और रावण असत्य का प्रतीक था। राम नीति के प्रतीक थे, रावण अनीति का प्रतीक था। राम सद्मार्गी थे, रावण कुमार्गी था। और आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध करके लंका को जीता था। तो आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दशहरे को मनाते रहिए और अपनी कक्षाओं को प्रतिदिन पढ़ते रहिए। और हाँ, यदि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी है तो आप उससे हताश ना हो, निराश ना हो। आप अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर सदैव आपका साथ देगा। कर्म करने वालों के साथ ईश्वर अवश्य होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।